प्लूटो की डिस्कवरी कोई प्लान नहीं, ये एक गलती थी। ये एक बहुत बड़ा मैच की गलती थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एस्ट्रोनॉमर्स करोड़ों किलोमीटर दूर ऐसे शिकारी की तलाश में थे जो पूरी यूनिवर्स के प्लैनेट्स को अपनी जगह से हिला रहा था। जब वहां तक पहुंचे कोई शिकारी नहीं, एक नन्हा सा प्लेनेट मिला। आज हम जानेंगे कि प्लूटो के डिस्कवरी के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है समीरन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर्स की गलती कैसे बनी और हम इसे क्यों प्लेनेट कैटेगरी से धक्का मारकर निकाल दिया। नाजिम, प्लूटो की कहानी इसके डिस्कवरी के 150 साल पहले शुरुआत होती है। 1781 में हमारा सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट यूरेनस डिस्कवर हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स को यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ मसला नजर आया। यूरेनस के ऑर्बिट को कैलकुलेशन करके पता लगा कि एस्ट्रोनॉमर्स को यूरेनस अपनी ऑर्बिट में था ही नहीं। उस तरह यूरेनस चल ही नहीं रहा था। यूरेनस को चलना था न्यूटन के ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी के रूल। उस समय एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी ही गलत है, या तो यूरेनस के ऑर्बिट में कोई और प्लेनेट अपनी तरफ यूरेनस को खींच रहा है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जिस पॉइंट पर यूरेनस ऐसा कर रहा था वहीं पर उन्हें एक दूसरा प्लेनेट मिला, हमारा सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट जिसे नेपटून कहते हैं। ये साइंस की बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन मसला ये अभी भी बाकी था, क्योंकि नेपटून मिलने के बाद यूरेनस थोड़ा लड़खड़ा रहा था। नेपटून के मार्स के हिसाब से यूरेनस को जितना डाइवर्ट होना था वो उससे भी ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब ये था कि कोई नेपटून के आगे भी कोई बहुत बड़ा भारी प्लेनेट, बहुत बड़ा विशाल प्लेनेट है जो इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था। इस फर्जी प्लेनेट को साइंटिस्टों ने एक्स प्लेनेट नाम दिया और अगले कोई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स इस प्लेनेट के तलाश में लग गई। इस प्लेनेट को ढूंढने के लिए पर्सिबल लोवेल नामी अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स ने एरिजोना में एक खास लैब बनाया गया जिसे लोवेल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। और 1961 में लोवेल ने इस प्लेनेट एक्स को बिना ढूंढे ही इस दुनिया से चले गया। उनकी मौत के 13 साल के बाद ये प्लेनेट एक्स की खोज के इसके जिम्मेदारी टोम्बो को दी गई। उनका मुश्किल और थका देने वाला काम था। उसने आसमान के उस हिस्से के मुख्तलिफ फोटो खींचे और कंपेयर करने लगा। अगर कोई चमकता हुआ सितारा अपनी जगह बदल रहा होता, इसका मतलब यह था कि वो एक सितारा नहीं, ये एक प्लेनेट था। 18 फरवरी 1930 को क्लाइड ने देखा कि जनवरी में ली गई फोटो में एक छोटा सा सितारा अपनी जगह बदल रहा था। तभी उनको कंफर्मेशन मिल गई कि वही प्लेनेट एक्स है जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। इस प्लेनेट का नाम एक 11 साल के एक ब्रिटिश लड़की ने सिलेक्ट किया। उनका मानना था कि ये प्लेनेट बहुत दूर अंधेरे में है, इसीलिए इसका नाम मुर्दों के रोमन देवता प्लूटो के नाम रखा गया। लेकिन कौन जानता था कि प्लूटो की वजूदी ही आने वाले समय में बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं। जब 1930 में प्लूटो जब पहली बार नजर आया तो तभी एस्ट्रोनॉमर के पास इतना ताकतवर टेलीस्कोप नहीं थे। तभी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बहुत बड़ा और भारी प्लेनेट होगा जो यूरेनस और नेपटून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा है। और जैसे जैसे साल गुजरते गए और दिन ब दिन बेहतर टेलीस्कोप निकलते गए और प्लूटो के मास लोगों के नज़रों में कम होता गया। और 1930 में बोला गया कि प्लूटो अर्थ के बराबर है। और 1948 के कैलकुलेशन में पता लगा कि ये मार्स के बराबर है। लेकिन प्लूटो के असलियत तब पता चला। प्लूटो का सन केरन डिस्कवर किया गया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ एस्ट्रोनॉमर्स को सकड़ा कर रख दिया। फिजिक्स के मुताबिक अगर आप किसी प्लेनेट का चांद और ऑर्बिट के बारे में पता हो तो आप उसका सही वजन निकाल सकते हैं। जब केरन के स्पीड और उसका वजन का जायजा लेकर प्लूटो का साइज निकाला गया तो सारे एस्ट्रोनॉमर्स दंग रह गई। प्लूटो इतना हल्का निकला कि वो किसी के ऑर्बिट का यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब ही कर नहीं सकता। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स के बीच एक नई बहस छिड़ गई। अगर प्लूटो इतना छोटा है तो ये यूरेनस और नेपच्यून का ऑर्बिट को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। शायद ये बहस चलती ही रहती, लेकिन 1989 में इंसानों का पहला बनाया गया सैटेलाइट वॉयेजर 2 नेपट्टून के पास से गुजरा। वॉयेजर 2 से हमें पता चला कि नेपट्टून का पुराना मास ही गलत था, जो कि पुरानी कैलकुलेशन के 0.5% कम था। यूरेनस के साथ कैलकुलेशन किया गया तो भी पता चला कि जब इस कैलकुलेशन को उसके ऑर्बिट में अजीब हालत जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को 100 सालों तक दंग करके रखा फौरन ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि प्लूटो की डिस्कवरी कोई इत्तेफाक से कम नहीं था, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि प्लूटो की डिस्कवरी गलती से हो गई। 1981 से लेकर स्कूल के टेक्स्ट बुक में प्लूटो को सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा और सबसे
शांत प्लेनेट बताया गया। आप में से कई लोगों ने प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9 प्लेनेट पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ा है। लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ कि प्लूटो को वजूद ही खतरे में डाल दिया। एक्सपर्ट्स ने नेपटून के आगे और एक बॉडी दरियात की जिसे एरिस का नाम दिया गया। एरिस का वजन प्लूटो से भी सबसे ज्यादा था। यहाँ एस्ट्रोनॉमर्स को दो ऑप्शन बची। प्लूटो एरिस को 10th प्लेनेट मान लिया जाए और उस जैसे मिलने वाली सैकड़ों बॉडीज को भी प्लेनेट बनाया जाए, या कि प्लेनेट की डेफिनेशन ही बदल दिया जाए। और इस तरफ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होते जा रही थी और प्लूटो और एरिस जैसे प्लेनेट लगातार मिलते जा रहे थे। और तभी सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लेनेट की डेफिनेशन ही बदल डाली। और तभी 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन ने 3 शर्तें लाजमी करार दी थी। पहली शर्त ये था कि प्लेनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। दूसरी शर्त ये थी कि वो उसका ग्रेविटी फोर्स इतना हो कि अपने शकल को गोल रख सके। और ये शर्त भी प्लूटो ने पास कर लिया। और तीसरी शर्त को प्लूटो के वजूदी को खतरे में डाल दिया। वो शर्त ये थी कि प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और वो अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे छोटे चीज़ को हटा चुका हो। प्लूटो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर काइपर बेल्ट नामी हिस्से का रिहायशी है। और ये बेल्ट छोटे छोटे बर्फीले पत्थरों का भी घर है। किसी भी प्लेनेट का अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को और छोटे छोटे हर चीज़ को साफ करना ज़रूरी है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो। ग्रेविटी ज़्यादा होने के लिए मास का ज़्यादा होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लूटो का वजन अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 0.2% है। यही वजह है कि वो अपने ऑर्बिट में हुकूम नहीं कर सकता। आसान भाषा में बोले तो ये प्लूटो का इतना ग्रेविटी फोर्स नहीं है कि जो लाखों छोटे छोटे पत्थरों को हटा सके या अपनी तरफ की ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सके, या तो इसे ये धक्का देकर बाहर निकाल सके। यही वजह है कि 2006 में IAU ने इसको प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटाकर रॉ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्लूटो खत्म हो गया, बल्कि वो अपनी कैटेगरी का किंग माना जाता है। काइपर बेल्ट, जिसको हमारे सोलर सिस्टम का जंग की आर्ट भी कहा जाता है, प्लूटो अपनी लाखों कॉमेट्स के बीच में चमक कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वैसे तो ये हमारे सन से भी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसके केस में बिल्कुल साइज मैटर नहीं करती। प्लूटो अपने अंदर इतना राज छुपा कर बैठा था कि एस्ट्रोनॉमर्स सर पर हाथ रख लिया। इन राजों का पर्दाफाश करने वाले क्रेडिट सैटेलाइट न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को जाता है। 2006 में लॉन्च होने वाला ये नासा का मिशन हरगिज पॉसिबल नहीं था। न्यू होराइजन एक पियानो के साइज का एक सैटेलाइट था जिसे इंसानों ने 3 अरब किलोमीटर दूर भेजा। प्लूटो हमसे इतना दूर है कि लाइट तक पहुंचने में हमसे वहां तक 5 घंटे लगते हैं। इसीलिए नासा ने इस रोबोट को अपने सबसे ताकतवर रॉकेट एटलास 5 के ऊपर लगाया। नासा का जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो इसने 9 घंटे में ही चांद को क्रॉस कर लिया था, जबकि अपोलो मिशन में चांद पर पहुंचने में 3 दिन लगे थे। लेकिन प्लूटो तक पहुंचने के लिए इतनी भी स्पीड काफ़ी नहीं था। 1 साल बाद जब ये जुपिटर के करीब पहुंचा तो इस जायंट प्लेनेट का ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इन रोबोट ने अपना स्पीड बढ़ा लिया था। 8 साल सफ़र करने के बाद 2015 में वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया वालों को इंतज़ार था। न्यू होराइजन प्लूटो के करीब पहुंच चुका था। इंसानी तारीख में हम पहली बार इस 9 प्लेनेट की शक्ल देख रहे थे। इन यादगार तस्वीरों में हमें 2 रोशन चीज़ें नजर आई। एक प्लूटो था और उसका सन केरन। इन दोनों का रिश्ता बहुत अजीब है। जैसे हमारा सन हमारे धरती से बहुत छोटा है, लेकिन प्लूटो के सन प्लूटो के 50% है। ये दोनों इतने करीब है कि इन दोनों का डायरेक्शन ये लॉक हो चुकी है अभी तक। यानी कि आप प्लूटो में खड़े होकर प्लूटो का सन देखेंगे तो हमेशा एक ही साइड नजर आएगी और ये कभी भी गायब नहीं हो सकता। इसी तरह फार साइड पर सन कभी भी नजर ही नहीं आएगा। प्लूटो और प्लूटो का सन वापस में इतना खींच रहे हैं कि दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फिक्स नहीं है, जो देखने में बहुत अजीब भी लगता है। इंसानों के लिए असली जादू तब शुरू हुआ जब न्यू होराइजन ने प्लूटो के अजीब और गरीब फोटो भेजने लगी। इस दिन से पहले सबको लगता था कि प्लूटो प्लेनेट बहुत ठंडा है, या तो ये बहुत बोरिंग प्लेनेट है या तो ये ग्रेटर से भरा हुआ है। असल में तस्वीरों ने दिखाया कि प्लूटो बहुत रंगीन प्लेनेट है। ये नीला, लाल, सफ़ेद और ऑरेंज रंग का कॉम्बिनेशन निकला। प्लूटो का सबसे शॉकिंग वाला इमेज जो था, जो प्लूटो में सबसे बड़ा दिल
जो इंसानों को बहुत हैरान कर देने वाली है। प्लूटो के सरफेस पर एक बहुत बड़ा कुदरती हार्ट बनी हुई है। इसे स्पुतनिक पेलिसिया कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये दाग बहुत साफ है। यहाँ मौजूद है नाइट्रोजन की बर्फ, वही नाइट्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में ही चीज़ों को जमा देती है। यहाँ पर -229 डिग्री सेल्सियस में इन नाइट्रोजन तक को भी जमा दिया है। इस हार्ट शेप में एक अजीब और गरीब पैटर्न बने हुए हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि प्लूटो का मास अभी भी गर्म है। यहाँ जमीन के नीचे से नाइट्रोजन ऊपर आती है और ऊपर आकर दोबारा जम जाती है। यही वो मूवमेंट है जो इस हार्ट को अच्छा दाग धब्बों से रखे है। इसके अलावा प्लूटो का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन से बना है, जो बहुत पतला होता है। जब सन के रोशनी मीथेन से रिएक्ट करता है तो थोनेस नाम का एक लाल कचरा बनता है, जो लाल रंग का होता है। ये कचरा बर्फ में मिलकर इस प्लूटो को लाल रंग दिया है। न्यू होराइजन ने प्लूटो पर वो कुछ ढूंढा जो इस वीडियो पे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। पहले आइस वोल्केनोस, जी हाँ, बर्फ के वोल्केनोस। आपने जमीन पर आग उगलने वाले वोल्केनोस देखे हैं, लेकिन प्लूटो पर बर्फ उगलने वाले भी वोल्केनोस है। जब ये उगलता है तो उसमें पानी, बर्फ और एमोनिया जैसे पदार्थ उगलते हैं। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि प्लूटो के नीचे, बर्फ के नीचे पानी भी का समुद्र भी हो सकता है। जिस तरह पृथ्वी पर मोटी बर्फ के नीचे पानी फ्रीज नहीं होता है, उसी तरह प्लूटो के नीचे पानी हो सकता है। इसी तरह ही प्लूटो के मोटी बर्फ के नीचे पानी या लिक्विड पदार्थ मिल सकता है। ये थी उस मुसाफिर की कहानी जिसे हम दरियाफ्त तो किया मगर कभी अपना ना सके। बेशक प्लूटो हमारे बनाए हुए रूल्स पर नहीं उतरा, लेकिन कल भी उसका मौजूद काइपर बेल में था और आज भी उसका किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखे और उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देना। कुछ डाउट हो तो पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।